नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी और आज जैसा कि आप जान रहे हैं 11 दिसंबर को आयुर्वेदिक डॉक्टर नीमा के तहत वो खुशी मना रहे हैं कि सरकार ने उनको जो है आयुर्वेदिक सर्जनों को जो है ऑपरेशन का अधिकार दिया है। वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न थेरेपी के लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं, सांकेतिक विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के और बिना पूरी तैयारी के आयुर्वेदिक सर्जनों को जो है सर्जरी का जो है अधिकार दे दिया गया है। आज मेरे साथ नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिसिन एसोसिएशन के पैटर्न डॉक्टर आर के वर्मा जी। आर के वर्मा जी विश्वनाथगंज से विधायक भी हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये जानना चाह रहे थे कि आपसे हम एक डॉक्टर के रूप में बात करें या विधायक के रूप में बात करें? मुझे लगता है कि आपका जो प्रश्न है वो चिकित्सक से है, तो आप चिकित्सक से बात करें। नहीं और विधायक सर, आज जो है आप विधायक हैं, जी हाँ, चिकित्सक भी हैं, कल आप स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे, आप ही नीतियां बनाएंगे। आज आप एक पैथी के लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं, कह लीजिए कि आप कह रहे हैं आयुर्वेदिक सर्जनों को जो मिला है वो ठीक है। कल अगर आप स्वास्थ्य मंत्री बन गए उत्तर प्रदेश के और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले, मॉडर्न चिकित्सा पद्धति वाले आपके पास आएंगे कि साहब ये वो है, तो पक्षपात नहीं करेंगे आप? नहीं, ना हमारी सरकार ने कभी पक्षपात किया है और ना मेरे द्वारा कभी पक्षपात किया जाएगा। और रही बात, आपने कहा कि अभी मैंने पक्षपात किया है, तो न्याय का मैं समर्थन करता हूं। और इतने वर्षों से जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों के साथ जो अन्याय होता रहा है, उस हक अधिकार को हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मैं उनको अपने सभी चिकित्सक साथियों की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इनके साथ न्याय किया है जो सदियों से अन्याय का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके का न्याय का? जो मॉडर्न चिकित्सा पद्धति है, आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, उसमें कई साल की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि बीए एमएस एमएस हो या बीए एमएस एमडी हो, इन लोगों को जो है 4.5 साल 5 साल में ही जो है पूरी पढ़ाई हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में वो ज्यादा योग्य होते हैं कि आप ज्यादा योग्य होते हैं? और अक्सर जी मनोज जी, आपके प्रश्न का पहले मैं जवाब दे दूं। जी, कल मैंने विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आईएमए के कुछ पदाधिकारियों का, चिकित्सकों का बयान मैंने सुना और उससे मैं व्यक्तिगत रूप से मैं आहत भी हुआ। और वह बयान बिल्कुल भयभीत होकर के दिया जा रहा है, दुर्भावना में दिया जा रहा है, ईर्ष्या में दिया जा रहा है। एलोपैथिक डॉक्टरों के कार्यक्षेत्र में कोई बदलाव नहीं किया गया, ना कोई अतिक्रमण कहीं किया जा रहा है। केवल जो अभी तक आयुर्वेद चिकित्सक इससे जो वंचित रहे हैं उनको यह अधिकार दिया गया, तो आपको इतनी बड़ी आपत्ति क्यों? उन लोगों ने जिस तरीके के बयान जारी किए कि उनको शरीर रचना का ज्ञान नहीं होता, कैसे करेंगे ऑपरेशन। अभी आपने कहा कि उनकी लंबी ट्रेनिंग और बिल्कुल एजुकेशन और ट्रेनिंग उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। नहीं, मैं आपको बता दूं कि दोनों ही डिग्री, चाहे एमबीबीएस की हो, चाहे बीएमएस की हो, चाहे बीओएमएस की हो या बीएचएमएस की हो, सभी डिग्री का कार्य अवधि जो है वो बराबर है। एमबीबीएस भी 4.5 वर्ष का थ्योरेटिकल एजुकेशन ट्रेनिंग लेने के बाद 1 वर्ष का इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। बीएमएस और बीयूएमएस का भी 4.5 वर्ष का थ्योरेटिकल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद 1 वर्ष की इंटर्नशिप का कार्य चलता है। ये दोनों ही मेरा सवाल ये है जी, बात प्रशिक्षण की आती है जी हाँ, कि प्रशिक्षण में कमी रह गई है जी हाँ। और सबसे बड़ी बात ये है डॉक्टर साहब कि जैसे मान लिया कि किसी के नाक में ब्लीडिंग हो रही है, एलोपैथ या मॉडर्न थेरेपी कहती है कि हम पहले जो है उसका जड़ जानना चाहते हैं, डायग्नोस होना कि मर्ज क्या है, पहले वो डायग्नोस होने के बाद वो निर्णय लेते हैं कि दैट इज फॉर ऑपरेटिंग और नॉट ऑपरेटिंग, दे शुड ऑपरेट और नॉट ऑपरेट। तो पहले तो ये एविडेंशियल जो चीजें हैं वो आयुर्वेद में नहीं मिल पाती हैं। नाक से ब्लीडिंग हो रही है, उसके कई कारण हो सकते हैं, आंतरिक कारण भी हो सकते हैं। क्या आयुर्वेदिक सर्जन तुरंत उसका ऑपरेशन ही कर दें? देखिए, मैं आपको बता दूं कि डायग्नोस करने की जितनी अच्छी विधा आयुर्वेद में है, आज मैं कहता हूं कि एलोपैथ में सारी चीजें नहीं है। जैसे केवल एलोपैथ आज टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो गया है। टेक्नोलॉजी किसी पैथी की नहीं होती है,
मैं आपसे पूछूं कि एक्सरे की मशीन कौन सी पैथी से बनी हुई है, एक्सरे की मशीन की कौन सी पैथी है, तो उसका जवाब नहीं, किसी के पास एक्सरे नहीं। अल्ट्रासाउंड की मशीन या लैब हो, मैं ये कह रहा हूँ कि आधुनिक वो चिकित्सा पद्धति का ही तो एक सब्जेक्ट है। नहीं, वो मेरा भी सब्जेक्ट है। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सरे या आयुर्वेद शास्त्र का भी एक विज्ञान है, और आज हमारे सिलेबस में एक्सरे भी है, अल्ट्रासाउंड भी है, सर्जरी भी है, काय चिकित्सा की भी सारी चीज़ें हैं। जो एक वहम पिछले कुछ दिनों से आईएमए के द्वारा आम जनमानस के बीच में पैदा किया जा रहा है कि आयुर्वेद के लोग शरीर रचना, जिसे हम एनाटॉमी कहते हैं, उसी के सहारे आपको शरीर का ज्ञान मिलता है, उसी के सहारे आपको सर्जरी करना हो। जब आप शरीर रचना के बारे में जानेंगे तभी आप बीमारी की जड़ तक पहुंच पाएंगे। उन्होंने कहा कि शरीर रचना का ज्ञान नहीं होता। मैंने अभी आपके समक्ष पहले भी कहा कि अगर आप शरीर रचना के ज्ञान का परीक्षण करना चाहते हैं तो मैंने कहा कि मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज आपके पास में है। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर विगत 20 वर्षों पर 200 की छात्रों की संख्या आज प्रतिवर्ष होती है। 200 छात्र पर मुझे जानकारी है कि कुछ वर्षों में एक भी कैडवर का मतलब वो डेड बॉडी जिस पर जो चिकित्सा के छात्र हैं उस पर अध्ययन करते हैं। मेरे बैच में 40 की संख्या थी और 40 पर 10 कैडवर हमारे लिए अलॉटेड थे और 4 कैडवर और आए जिस किसी दूसरे कॉलेज को भेज दिए गए। वहां से डिमांड थी कि हमारे यहाँ कोई कैडवर नहीं है। अब आप जो आरोप, झूठे मिथ्या आरोप जो लगाए जा रहे हैं आम जनमानस के बीच में कि इनको शरीर रचना का ज्ञान नहीं होता है, आप खुद सोच सकते हैं कि एक तरफ 200 की संख्या केवल 1, 2, 4 मृत शरीर पर कैडवर पर अध्ययन कर रही है और दूसरी तरफ हमारे पास 4 छात्रों के लिए एक डेड बॉडी आवंटित की जा रही है जिस पर कोई दूसरा नजर भी नहीं रखता है। सारे कार्य उसको देखना है। तो जो इस तरीके के आरोप लगाने से ऐसा लगता है कि कोई भय उन लोगों के मन में है, शायद उनकी मोनोपोली टूट जाए, शायद उनका जो मनमानी पूर्ण रवैया है फीस को लेकर के, जो आज की जो चिकित्सा सुविधा है आम जनमानस से, गरीब लोगों से जो काफ़ी दूर होती जा रही है, बहुत महंगी हो गई है, और उनकी मनमानी खत्म ना हो जाए। ये नए और जो आयुर्वेदिक सर्जन आ करके अपनी जगह बना करके उनके इस मोनोपोली को खत्म कर देंगे तो उनका व्यवसाय प्रभावित होगा, उनकी मोनोपोली खत्म होगी, उनकी बड़ी बड़ी फीस कम हो जाएगी। शायद इस भय की वजह से, इस ईर्ष्या में झूठे प्रलाप करने का कार्य कर रहे हैं कि उनको एनेस्थीसिया आ रहा है। सरकार ने ये स्नातकोत्तर के लिए यह व्यवस्था बनाई है और इसमें मुझे लगता है किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कितनी शर्म की बात है। स्पेशलाइजेशन क्यों होता है? एक ही जगह, जैसे मान लिया कोई गायनी है, एक गायनी है, वो एक ही चीज, एक ही विधा में कई चीजों की स्पेशलिस्ट होती हैं। वही ऐसा क्यों होता है? मैं आपको आप लोगों को मिला है कि आप वो प्लास्टिक सर्जरी भी कर सकते हैं। आखिर नहीं, आपको स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है। आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको लोगों ने वहम पैदा कर दिया कि आयुर्वेद का पोस्ट ग्रेजुएट एक सर्जन नाम से जाना जाएगा, वो हड्डी का भी ऑपरेशन करेगा, वो गायनी का भी ऑपरेशन करेगा, वो नाक कान गले का भी ऑपरेशन करेगा, वो पेट का भी ऑपरेशन करेगा। शायद इस तरह का वहम पैदा करने का काम लोगों ने किया। ऐसा नहीं है। जो एमडी, जो हमारे यहाँ जो एमएस गायनी होगा वही गायनी का ऑपरेशन करेगा, एमएस आर्थो आयुर्वेद होगा वही हड्डी का ऑपरेशन करेगा, एमएस ईएनटी आयुर्वेद होगा वही नाक कान गले का ऑपरेशन करेगा। ये व्यवस्था आपके इसमें बीएमएस आर्थो होगा, बीएमएस आर्थो आयुर्वेद होगा, एमएस आर्थो होंगे, क्या वो कूल्हे का प्रत्यारोपण करेंगे? क्या वो मतलब उसका क्या कहते हैं घुटने का ट्रांसप्लांटेशन करेंगे? इसमें स्पेशलाइजेशन लेने की जरूरत नहीं होगी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे पूछूं कि कूल्हे का ट्रांसप्लांटेशन एमएस आर्थो कितने दिनों से करता आ रहा है? आपके पास जवाब नहीं होगा। एमएस आर्थो की डिग्री कब से बनी? इसका भी जवाब नहीं होगा। देखिए, स्पेशलाइजेशन जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है वो स्पेशलाइजेशन की सीटें बढ़ाई जाती है, उसके अलग अलग जो है विभाग बनाए जाते हैं। अभी तक आप जान लें कि जैसे हमारी संख्या बहुत कम है,
पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक आयुर्वेदिक कॉलेज है जहां पर MD MS आयुर्वेद की पढ़ाई की जाती है। एलोपैथ वाले यही कह रहे हैं कि इनको 3% जब बजट मिलता है तो ऐसे कम बजट में इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जो आयुर्वेदिक MS सर्थो होगा वो साधारण हड्डी का तो ऑपरेशन जान जाएगा, लेकिन कूल्हे का ट्रांसप्लांटेशन कैसे करेगा? मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात वही करी आपको, पहले प्रमाणिक बात करी कि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी बात कर रहे हैं, जब साल भर में हमारे नए MBBS के छात्रों को 200 की संख्या में एक कैडवर ला रहे हैं, 2 कैडवर ला रहे हैं, और हमारे यहाँ 10-10, 20-20 कैडवर आ रहे हैं। ये भी इज पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जस्ट अ मिनट, मैंने कहा ये 300 MS हर साल बनाएंगे यहाँ से, या 300 से भी ज्यादा, इनके यहाँ करीब 1000 MS हर साल यहाँ से बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो 30 भी नहीं बनने वाले अभी। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उतनी ही संख्या तो बना रहे हैं जो अभी तक गवर्नमेंट ने हमारे लिए बजट अलॉट किया था। आपको पता है अभी डिस्कस हुआ है कि 3% बजट अगर हमको मिलता है तो 3% भी तो MS में निकाल रहे हैं ना। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में 30 MD भी तो नहीं निकल रहे हैं, और उनके पास 1000 से ज्यादा निकल रहे हैं। तो हम अभी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक ही, हमारे यहाँ BHU में जो कुछ सीटें दी गई हैं, और एक हमारा जो है जो लखनऊ का आयुर्वेदिक कॉलेज है, 2 ही कॉलेज में PG के सीटें हैं, और मुझे लगता है कि एक जगह 10, एक जगह 20 इस तरीके से सीटें, इसकी सही जानकारी। लेकिन जितना मैंने कहा कि ये वहम पैदा किया जा रहा है कि 70% बजट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसी के एवरेज में आपके यहाँ सीटें भी तो हैं। अगर आप 97% बजट ले रहे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, तो उसी की तुलना में उतनी ज्यादा सीटें आपके पास हैं। हमारे पास कम बजट है, कम इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम कम सीटें तय किए हैं, उसके लिए बाकायदा बोर्ड है। बताइए, बहुत बड़ा बोर्ड है। देखा जाता है कि अक्सर सारे नर्सिंग होमों में जो है BA MS के डॉक्टर हेल्प करते हैं और वहाँ रहते भी हैं, और वो MBBS डॉक्टर उनको एक अपना हेल्पर ही मानते हैं, उनका अपना असिस्टेंट ही मानते हैं, अभी और असिस्टेंट करते हैं, असिस्ट करते हैं। मैं अभी आपको इस वहम को भी मैं दूर कर दूं। अभी हमारे साथ डॉक्टर भरत नायक जी थे, उन्होंने कहा कि जब मैंने नीमा की कमान संभाली और मैं जितने क्लिनिक पर BMS के बोर्ड लगे होते थे, जब मैं वहां पर भ्रमण करने लगा कि आप अपना फोन नंबर दे दो, और हमने नेशनल इंटीग्रेटेड मिशन मेडिसिन एसोसिएशन का एक संगठन बनाया है जो अपने हक अधिकार के लिए हमेशा आवाज उठाता रहेगा, आप उसके सदस्य बन सकें और हम आपसे कम्युनिकेट हो सके, इसके लिए अपना फोन नंबर दे दीजिए और अपने डिग्री की एक कॉपी दे दीजिए। तो उन्होंने अभी यहीं पर बताया कि उसमें हमें मिला कि 70% लोगों ने कहा कि सर हमारे पास कोई डिग्री नहीं। तो बोले क्यों नहीं भाई? बोले हमने तो हिंदी साहित्य सम्मेलन से प्रयागराज में वो कोई वैध विशारद होता था, कोई और कोई होता था, तो बोले इसकी तो कोई मान्यता नहीं है, सरकार ने तो इसकी कोई मान्यता नहीं दी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, कोई वहाँ पढ़ाई इस तरह की नहीं होती है, तो आपने तो BMS लिखा है। तो लोगों ने बताया सर लिख दिया है, क्योंकि हम आयुर्वेद के थे तो हमको वहां से मिला था। तो जो वहम आज पैदा है ज्यादातर कि जो लोग BMS नहीं है, BMS कहाँ से बनता है? इसके पहले जो है जो CPMT जो कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट होता था उत्तर प्रदेश में, वो एक साथ परीक्षा होती थी, जिनको कम नंबर मिलता था। हाँ, उसमें मैंने बताया कि जो मेरिट बनती थी वो 4 सब्जेक्ट की मेरिट बनती थी। जैसे मैं आपको नजीर दे दूं कि मेरे ही अंक पर जितने अंक मुझे मिले थे, उस अंक पर मेरा दूसरा दोस्त गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में उसका दाखिला हुआ और मेरा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज जो है गुरुकुल कांगड़ी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि रैंक में फर्क आया। रैंक में कैसे फर्क आया? हमेशा रैंक की प्रायोरिटी अलग अलग दी जाती रही है। जैसे मैं उदाहरण दे दूं, उस बार फिजिक्स को रैंक की प्रायोरिटी मान लिया गया कि जैसे आप दोनों लोगों के बराबर अंक हैं, तो अगर उस रैंक पर ढेर सारे लोगों के बराबर अंक हो जाएंगे तो कैसे लिया जाएगा? एक को ही लेना है। इस रैंक पर 10 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं और 10 को नहीं, हमें एक की रिक्वायर्ड है, तो एक को कैसे लेंगे? तो दे दिया कि फिजिक्स में जिसके सबसे टॉप नंबर होंगे फिजिक्स के व्यक्ति को ले लिया जाएगा। तो मेरे, जबकि अब आप सोचे कि मेडिकल एजुकेशन में फिजिक्स की उतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत की जूलॉजी और बॉटनी की होती है। जूलॉजी और बॉटनी में मेरे सबसे अच्छे नंबर, हाईएस्ट नंबर होने के बावजूद भी मैं राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में चला गया, जो काउंसलिंग हुई और मेरा ही दूसरा साथी मेरे ही अंक पर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में उसका दाखिला हुआ। तो ये निश्चित रूप से
जो है इसमें फिजिक्स का आज जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने मेडिकल एजुकेशन में उतना रोल नहीं है जितना जूलॉजी और बॉटनी का होता है। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं न कहीं सरकार की एक व्यवस्था बनती है, मैनेजमेंट की एक व्यवस्था बनती है कि भाई इस सब्जेक्ट की प्रायोरिटी ली गई। बहुत सारे लोग CPMT देते देते थक जाते हैं, नहीं हो पाते, IAS हो जाते। इस तरीके से मॉडर्न चिकित्सा पद्धति या आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में जो आज का विवाद चल रहा है, इससे नहीं लगता कि डॉक्टरों के बीच में एक खाई बनती जा रही है? नहीं, कोई विवाद नहीं है। और जो लोग झूठे प्रलाप आम जनमानस के बीच में मीडिया के माध्यम से जो झूठी बातें फैला रहे हैं कि इन सब विवादों में पब्लिक सुरक्षा रह पाएगी? नहीं, धर्म में मरीज तो आएगा ना। नहीं, मरीज एक कह रहा है कि आयुर्वेदिक सर्जन सर्जरी नहीं कर सकते। अब मरीज को तय करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ही विल सी कि ये डॉक्टर आयुर्वेदिक सर्जन है कि डॉक्टर मॉडर्न सर्जन। देखिए, ये चीजें झूठ की बुनियाद पर बहुत बड़ी इमारत आप बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं खड़ी कर सकते हैं। और निश्चित रूप से ये भ्रम भी टूट जाता है जो लोग झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। जो अच्छी गुणवत्तापरक सस्ती सुलभ चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएगा, आम जनमानस उस पर फेथ करेगा, उस पर विश्वास करेगा। और जो लूट मची थी, जो मोनोपाली थी, मनमानी फीस की वसूली कि 1 घंटे में ब्रेन खोलना है, आज 1 घंटे का ऑपरेशन तो मतलब 1.5 लाख 2 लाख कुल मिला के ये एक लोगों ने जो किया सबको पता है। एक कोरोना के मरीज के लिए 1.5 2 लाख रुपए फीस ले लेना, पैसे ले लेना, नहीं, ये सारा मैटर है मोनोपोली का। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इस तरीके से जनता के साथ चीटिंग हुई, आपको लगता है कि लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इनकी मोनोपोली खत्म हो जाए? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ। नहीं, अगर इन्हें विरोध करना है तो सबसे पहले जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए जो उनका सिलेबस है, CCIM से लेकर के उनका परीक्षण करते हैं और एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम परीक्षण करने के बाद उनसे सवाल। आपको ये नहीं लगता है, लेकिन आम जनमानस के बीच में जाने का कोई राइट नहीं होता? सर, आपको ये नहीं लगता है कि मॉडर्न थेरेपी जो थोड़ा महंगी है और गवर्नमेंट के भाजपा से आप विधायक भी हैं, गवर्नमेंट को जो है वो था कि ऑल हेल्थ 2020 में सबको स्वास्थ्य मिल जाए, वो मिल नहीं पाया, सरकार फेल हो रही थी, तो उसको लगा कि 10 साल के लिए और बढ़ा दिया, 2030 तक। अब उसे डॉक्टरों की जरूरत है और पब्लिक को जल्दी जल्दी जो है स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया करानी, इसलिए उन्होंने आदेश कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, न सरकार कहीं फेल हो रही है और केवल सरकार ने आम जनमानस को सस्ती गुणवत्तापरक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा कैसे मुहैया कराई जाए, इस पर ध्यान केंद्रित करके जो आयुर्वेद डॉक्टर्स जो उसके लिए एजुकेटेड थे, ट्रेंड थे और वो नहीं कर रहे थे, केवल उनको प्रमोट करने का काम किया। ये बताइए, तमाम ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो डिग्री तो उनके पास आयुर्वेद की है और वो जो है सारी जो थेरेपी है या सारा जो है वो प्रैक्टिस अन्नपैथी में करते हैं। अन्नपैथी में नहीं, हाँ, अन्नपैथी में नहीं करते। आप सीधे कहिए कि एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कानून बनाया है और मैंने पहले ही आपसे बात कर ली कि जब आयुर्वेद का छात्र जब वह आयुर्वेदिक कंसेप्ट के साथ साथ मॉडर्न कंसेप्ट पढ़ता है, उसकी एनाटॉमी से लेकर के मेडिसिन की फार्माकोलॉजी तक मॉडर्न भी पढ़ता है, आयुर्वेद भी पढ़ता है, दोनों विधाओं का ज्ञान लेता है, तो क्यों नहीं लिख सकता है वो? इसी बात को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो है अमेंडमेंट किया। भारतीय चिकित्सा परिषद ने उसके लिए गाइडलाइन भी जारी किया और इसी का परिणाम है कि आज देश के कोने कोने में जो भी अभी तक आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन्होंने सर्जरी करना शुरू किया, अच्छी सर्जरी कर रहे हैं। मेरी जानकारी में है, आप तो नीमा के पैटर्न है, इसमें यूनानी चिकित्सा पद्धति भी है, यूनानी चिकित्सकों को भी सर्जरी करने का आपको मांग करना चाहिए, उनको भी मिलने चाहिए मौका, उनको नहीं पढ़ाया जाता है? नहीं, देखिए यूनानी के सिलेबस में है, वो कर रहे हैं, अभी आपको प्रमाण मिला है। यूनानी के MS यूनानी वाले भी कर रहे हैं। होम्योपैथ में कोई सर्जरी का सिलेबस नहीं है। नहीं, यूनानी में सर्जरी है। सुनिए, हाँ, मैं बता रहा हूँ। जो हमने कहा कि इसमें आप देखेंगे कि जो सिलेबस, ये पूरा आपको ये सिलेबस के अकॉर्डिंग अधिकार दिए गए। तो जब इसका एजुकेशन ट्रेनिंग दोनों सिस्टम से, दोनों नाम दिए गए, दोनों चीजें हैं, जब जिन ग्रेजुएट्स ने किया और उसके बाद उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करने का अवसर मिला तो उनको अधिकार दिया गया। होम्योपैथ को नहीं दिया जा रहा, बाकी तो दोनों लोग। डॉक्टर साहब, कभी कभी आप लोग ये भी कहते हैं कि अरे देखो पुराने लोग ये करते हैं, पुराने लोग वो करते हैं, तमाम ऐसे नीम हकीम गाँव में भी होते हैं। आयुर्वेद नहीं लगता कि झोला छाप डॉक्टरों को ज्यादा जो है मान्यता दे देता है?
यही विरोध है एलोपैथ वालों का। मैं आपसे जो है यही सवाल करना चाहूंगा कि आज अगर आप प्रयागराज में देखेंगे तो झोला छाप डॉक्टर आयुर्वेद के लोग कर रहे हैं कि वाकई जो कोएक्स हैं वो झोला छाप डॉक्टर का काम करें, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनका किसी भी पैथी से कोई एजुकेशन सिस्टम जिन्होंने अडॉप्ट नहीं किया है, जिसको कहीं से ट्रेनिंग नहीं हुई, कोई डिग्री नहीं लिए, ऐसे लोग जो एलोपैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आईएमए के लोगों ने उनका विरोध नहीं किया। जो गांव-गांव में जाकर के एलोपैथ की प्रैक्टिस जो अनपढ़ आदमी कर रहा है, जो किसी के यहाँ कंपाउंडर रहा कुछ दिन उसके बाद जाकर के कर रहा है, आईएमए के लोगों ने ऐसे लोगों का विरोध नहीं किया कि सरकार इस चीज को संज्ञान में ले। आम लोग नहीं, बहुत सारी जगहों पर आप बोर्ड नहीं लगेगा, आपको 90% गाँव में जो झोला छाप डॉक्टर मिलेंगे वहां पर कोई बोर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन वो एलोपैथ के लिए जो है कि दवाइयाँ लिखते हैं, इलाज करते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारी जगहों पर सर्जरी भी करते हैं। कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपके माध्यम से ही समाचार पत्र के माध्यम से खबर चलती है, ऊपर कार्रवाइयाँ होती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आईएमए के लोग जो बवाल कर रहे हैं, ऐसे लोगों ने उनके इस बारे में कभी सवाल नहीं उठाया, कभी सरकार को संज्ञान नहीं लेने का कार्य किया। आयुर्वेद के डॉक्टरों से क्यों आपको नहीं लगता है कि पूंजीपतियों की जो आप लोगों की सरकार होने का आरोप लगाया जाता है, पूंजीपति जो है चिकित्सा व्यवस्था पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके लिए ये सब चीजें की जा रही है? नहीं, पूंजीपति कैसे, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बात हो रही थी, उसमें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बात में जो थी, मैंने जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से उसको अवगत भी कराया था कि ये एक्ट हमारी सरकार के समय का बना नहीं हुआ है, आप उसको फिर से ध्यान दे दे। वह एक्ट 2012 का है, कांग्रेस सरकार ने उस एक्ट को 2012। आप जो मैं कह रहा हूँ वो ऑथेंटिक बात कह रहा हूँ, आप क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट 2012 का था। और सुनिए, मैं जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से इस चीज को अवरोध किया कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले आप कंफर्म होइए कि अगर 2012 में कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, इसलिए ये अप्रोच आप यूपी के मुख्यमंत्री को थोड़ी कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय बना और उसके बाद उस समय हर जगह नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जब बाद में नोटिफिकेशन हुआ, अभी भी हमारी सरकार उसे नहीं ले रही, अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार उस नोटिफिकेशन का को फॉलो नहीं करवा रही है। इसीलिए हमने स्वयं भी उस विसंगति को अवगत कराया कि इससे जो कॉर्पोरेट टाइप के लोग हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को केवल एक सर्विसमैन बना करके काम लेंगे और उनकी प्रतिभा का हनन होगा, इससे पूरा फायदा पूंजीपति उठाएगा। हमने स्वयं विरोध किया और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि हमने उस नोटिफिकेशन का अभी संज्ञान नहीं लिया। डॉक्टर साहब, आप अपने जो विरोध कर रहे हैं, जो इसके अगेंस्ट में है, जो उनके तार्किक लोग हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको ये संदेशा देना चाहूंगा कि जो आपकी गरिमा है आम जनमानस के बीच में, आपकी जो शैक्षिक योग्यता है उसकी गरिमा को बनाए रखें और किसी भी विषय वस्तु को अच्छी तरीके से परीक्षण किए बगैर, सोचे समझे बगैर कमेंट करना वो गलत बात है। हमारे टॉक शो में आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ डॉक्टर आर.के. वर्मा जी थे, जो बिस्मार्कगंज से विधायक भी हैं, आप एक कुशल चिकित्सक हैं। आपका कहना था कि आयुर्वेदिक सिस्टम में हर चीज़ की पढ़ाई होती है, हर चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाता है और कम बजट होता है तो कम लोग निकलते हैं, लेकिन सब बहुत कुशल होते हैं। ऐसे लोगों को किसी के ऊपर टिप्पणी करने के पहले अपने आप सोचना चाहिए और अपने ऊपर देखना चाहिए। आगे भी हम आपको ऐसे ही तमाम डॉक्टर और तमाम जो है जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो।